जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AMGK स्टडी पर। और आपको पता होगा कि हम जीके और जीएस की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। दो प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, ये तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम 20 क्वेश्चन पढ़े हैं। जीएस के कितने 20 क्वेश्चन, ठीक है। और 20 के 20 क्वेश्चन ये PYQ क्वेश्चन है, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और आगे जितने भी एग्जाम होंगे ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में का सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, रंगनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। रंगनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में रंगनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो रंगनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ दोस्तों, दक्षिण भारत में जितने भी राज्य हैं सभी के मंदिर हमें याद रखने, क्योंकि किसी ना का किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकें और पूछे गए हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाएं। जैसे कि तमिलनाडु में कौन कौन से मंदिर हैं। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, महाबलीपुरम मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तमिलनाडु में कौन कौन से मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम मंदिर। और कर्नाटक में कौन कौन से मंदिर हैं। कर्नाटक में हमारे विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। ये इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, ठीक है। मंदिर तो और भी हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे हुए हैं यही मंदिर हैं। जैसे कर्नाटक में कौन से मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर, ठीक है। केरल में कौन कौन से मंदिर हैं। केरल में पद्मनाथ स्वामी मंदिर है और सबरीवाला मंदिर। और गुजरात में हमारे गुजरात में सोमनाथ मंदिर, रुक्मणी मंदिर, सूर्य मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर। ये किस राज्य में, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि निम्न में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। भाई हमारी शास्त्रीय भाषा कितनी है, टोटल हमारी 6 शास्त्रीय भाषा हैं। कितनी, 6 शास्त्रीय भाषाएं। अब वो 6 शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है भाई। वो 6 शास्त्रीय भाषाएं हमारी, एक तो तमिल है। 6 शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है, तमिल, एक तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, ठीक है। सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा हमारी तमिल है। ये कब बनाई गई शास्त्रीय भाषा, 2004 में, ठीक है। अगर पूछ ले कि सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी, हमारी उड़िया। सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी, उड़िया, जो 2014 में बनाई गई, ठीक है ना। मतलब शास्त्रीय भाषा घोषित की गई कब, 2014 में। और सबसे पुरानी तमिल है, ठीक है। तो हमारी से कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है भाई, तमिल भी है, संस्कृत भी है, मलयालम भी है, लेकिन हिंदी हमारी शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, मोरो जनजाति किस देश में पाई जाती है। भाई मोरो जनजाति किस देश में पाई जावे। ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस में, ऑप्शन नंबर बी साइबेरिया में, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका में। तो मोरो जनजाति किस देश में पाई जावे भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जाओ, किस देश में, फिलीपींस में, ठीक है। अब साइबेरिया में कौन सी जनजाति पाई जावे, याकूत। साइबेरिया में याकूत, और एक हमारी टार्टर। टार्टर जनजाति किस देश में पाई जावे, साइबेरिया में। याकूत और टार्टर कहाँ पे पाई जावे, साइबेरिया में। ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी जनजाति पाई जावे। आदिवासी जनजाति कहाँ पे पाई जावे, ऑस्ट्रेलिया में। और बिदुबी बिदिबू, ये भी जनजाति कहाँ पे पाई जावे, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में हमारी जुलू जनजाति, जुलू जनजाति ऑस्ट्रेलिया में। और अफ्रीकन नेयर भी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। बाटू काफिर ये भी कहाँ पे पाई जावे, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। भाई राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जावे। अब देखो, राष्ट्रीय युवा दिवस 4 जनवरी को मनाया जावे, या 9 जनवरी को मनाई जावे, या 12 जनवरी को, या 15 जनवरी को। तो हमें बताना राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जावे। तो राष्ट्रीय युवा दिवस हमारा 12 जनवरी को मनाया जावे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जाओ, अब देखो जनवरी की बात की गई, तो जनवरी में जितने भी दिवस मनाए जावे वो हमें याद रखने। ऐसे ही फरवरी के दिवस ने अगले प्रैक्टिस सेट में याद कर लेंगे। ऐसे ही 12 के 12 महीना के दिवस ने इतना एक एक प्रैक्टिस सेट में हमें याद करते चलेंगे। अब देखो, जैसे कि अब जनवरी के में याद करने हमें, तो 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जावे, 1 जनवरी को मनाया जावे वैश्विक पर्यावरण दिवस। 1
परिवार दिवस। 1 जनवरी को मनाया जावे वैश्विक परिवार दिवस, ठीक है। 4 जनवरी को मनाया जावे विश्व ब्रेल दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को मनाया जावे प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। और 15 जनवरी को मनाया जावे भारतीय थल सेना दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस। 16 जनवरी को मनाया जावे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और 23 जनवरी को मनाया जावे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 25 जनवरी को मनाया जावे राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 25 जनवरी को एक तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जावे, एक राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जावे। तो 25 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाएंगे, ठीक है। और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शुल्क दिवस भी मनाया जावे और गणतंत्र दिवस भी मनाया जावे। 26 जनवरी को भी 2 दिवस मनाए जावे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस। और 30 जनवरी को हमारा मनाया जावे एक तो शहीद दिवस मनाया जावे, सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस। और विश्व कुष्ठ निवारण दिवस भी हमारा 30 जनवरी को ही मनाया जावे, ठीक है। तो जनवरी के जितने भी दिवस हैं वो हमने इस वीडियो में याद कर लिए। अब देखो अगली वीडियो में हम कौन से नहीं याद कर लेंगे, फरवरी के निकाल लेंगे, ऐसे ही 12 महीना के याद कर लेंगे। देखो आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या शतरंज से? तो आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जाओ किससे? हॉकी से, ठीक है, हॉकी से। अब देखो हॉकी से जितने भी संबंधित कप और ट्रॉफी वो हम याद करेंगे। देखो ऐसे ही अगली वीडियो में हम क्रिकेट से याद कर लेंगे, ऐसे ही सभी खेल के नहीं याद कर लेंगे। देखो हॉकी से संबंधित कप और ट्रॉफी, वेटन कप किससे संबंधित है? हॉकी से। आगा खां कप भी किससे संबंधित है? हॉकी से। बेगम रसूल ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? हॉकी से। महाराजा रणजीत सिंह गोल्डन कप हॉकी से। ध्यानचंद ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्डन कप, वेलिंगटन कप और श्रीराम ट्रॉफी, ये सभी के सब किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? भाई पहले फार्मोसा के नाम से किससे जाना जाता था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जाओ किसे? ताइवान को। दोस्तों ये आरपीएफ एसआई में, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि भारत का संविधान है, भाई भारत का संविधान कैसा है? ऑप्शन नंबर सचित्र दस्तावेज है, या सबसे लंबा लिखित संविधान है, या मुद्रित है, मुद्रित संविधान है, या अलिखित संविधान है? तो भारत का संविधान कैसा है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का संविधान कैसा है? सबसे लंबा लिखित संविधान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। इसके अधिवेशन चले तो ये कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में एकमात्र अधिवेशन हुआ, और वो कहाँ पे हुआ? तो वो कहाँ पे हुआ? कानपुर में ना बेलगाम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कहाँ पे? ये छिपा हुआ है, ठीक है, ये बेलगांव है, बेलगांव में। और यह अधिवेशन कब हुआ? 1924 में। बेलगांव में कहाँ पे? 1924 में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जाओ, ठीक है। और नागपुर में, अब देखो नागपुर दिया गया है, कानपुर और मुंबई, ये 3 ऑप्शन दे रखे। तो नागपुर में अधिवेशन कब हुआ? 1920 में। नागपुर में कब हुआ? 1920 में। 1920 में अध्यक्ष कौन है? सी विजय राधाचार्य है, ठीक है। और कानपुर में अधिवेशन कब हुआ? 1925 में। और मुंबई में तो सबसे पहला अधिवेशन मुंबई में ही हुआ, कब? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई? भाई कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रारंभ हुई? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। जो कहाँ से? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था? भाई दिल्ली सल्तनत पे हमारे 5 राज्य ने, मतलब 5 राजवंशों ने शासन करा। और वो 5 राजवंश कौन से? एक तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और एक सैयद वंश। तुगलक वंश के बाद कौन सा? सैयद वंश और एक 5वां लोधी वंश, ठीक है। इन 5 वंशों ने शासन करो दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है। तो ये पूछ रहा हो कि दिल्ली सल्तनत पे पहला राजवंश कौन सा था? भाई पहला राजवंश कौन सा? गुलाम वंश। ऑप्शन नंबर ए
राइट आंसर है राइट आंसर है जाएगा। गुलाम वंश के बाद आयो खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आओ सैयद वंश, सैयद वंश के बाद लोधी वंश। ठीक है, अब देखो गुलाम वंश कब से कब तक रहा, तो गुलाम वंश रहा 1206 से 1290 तक कौन रहा, गुलाम वंश। ठीक है, फिर खिलजी वंश है वो 1290 से 1320 तक रहा खिलजी वंश। तुगलक वंश रहा 1320 से 1414 तक तुगलक वंश। फिर आओ सैयद वंश, सैयद वंश रहा हमारा 1414 से 1451 तक। फिर लोधी वंश 1451 से 1526 तक कौन रहा, लोधी वंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। भाई विटामिन हमारे कितने प्रकार के हैं, विटामिन दो प्रकार के हैं, एक तो जल में घुलनशील रहे, एक वसा में घुलनशील। ठीक है, तो जल में घुलनशील कौन कौन से हैं, बी और सी। जल में घुलनशील बी और सी, और वसा में घुलनशील हो के डी ए ई। मतलब कि ऐसे याद रखो, पानी में बी और सी, मतलब गई भैंस पानी में, भैंस गई पानी में तो बी और सी, भैंस मतलब बी सी, तो पानी में गई तो पानी में घुलनशील बी और सी। और कीड़ा तो याद रखो वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील कौन सा, कीड़ा, के ई डी ए किस्म के घुलनशील है वसा में। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा पानी में घुलनशील कौन सा, विटामिन के तो हमारे वसा में घुलनशील है, विटामिन ई भी वसा में घुलनशील है, लेकिन विटामिन सी हमारा जल में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि हाल ही में महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किसने जीता। भाई महिला प्रीमियर लीग अभी 2-3 दिन पहले ही समाप्त हुआ, तो उसको मतलब फाइनल है वो, तो वो फाइनल किसने जीतो, वो फाइनल मुंबई इंडियंस ने जीतो, दिल्ली कैपिटल्स ने जीतो, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीतो, या गुजरात ने जीतो। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है जाओ, किसने, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। और ये दूसरे नंबर का प्रीमियर लीग हो। ठीक है, ये और पहले नंबर का किसने जीता, मुंबई इंडियन ने, मुंबई इंडियन ने। ठीक है, फर्स्ट कौन ने जीता, मुंबई इंडियन ने, और सेकंड कौन ने जीता, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश के केब्यूथू मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। भाई मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, अरुण जेटली मिलिट्री गैरिसन, या कर्तव्य पथ मिलिट्री गैरिसन, या अटल मिलिट्री गैरिसन, या जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। भाई ये छुपको ऑप्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसका नाम केब्यूथू मिलिट्री स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, किस वैज्ञानिक को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। किस वैज्ञानिक को आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी हेनरी मोसले, और ऑप्शन नंबर डी हेनरी कैविंडस। तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है, भाई ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ, जॉन डाल्टन को। किसे, जॉन डाल्टन को। ठीक है, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी, अल्फा किरणों की खोज। किसने की, अल्फा किरणों की खोज। अल्फा किरणों की खोज कौन करी, रदरफोर्ड ने। कब, 1899 में। कब, 1899 में। ठीक है, और हेनरी कैविंडस ने हाइड्रोजन की खोज करी। हाइड्रोजन की खोज कौन ने करी, हेनरी कैविंडस ने, और ये खोज कब करी, 1766 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, CGS प्रणाली में लंबाई का मात्रक क्या होता है। वह CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक, अब देखो हमारी पद्धति 3 प्रकार की है, एक तो CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति। ठीक है, तो FPS पद्धति में फुट, FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होवे। ठीक है, और CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होवे। CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हो, और MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर हो। MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर। तो CGS प्रणाली में पूछो तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, वायु के वेग को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। और वायु के वेग को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर बी ओडियोमीटर, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी फोनोग्राफ। ठीक है, तो वायु के वेग को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ, एनीमोमीटर। क्योंकि भाई ऑडियोमीटर का प्रयोग तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है ऑडियोमीटर का, और लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता को मापने के लिए। ठीक है, और फोनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन सा, फोनोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये कह रहा हूँ जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है तो अंदर बैठा व्यक्ति का आभासी भार जाता है। मतलब अंदर बैठे हुए व्यक्ति का आभासी भार कैसा हो जाता है, आभासी भार कैसा हो जाता है भाई, जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करे तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार बढ़ जाता है या घट जाता है या स्थिर रहता है। तो आभासी भार कैसे भाई, बढ़ जाता है। कैसा बढ़ जाता है, अगर लिफ्ट नीचे की ओर गति करेगी तो घट जाएगा जब, ठीक है। अगर स्थिर वेग से ऊपर नीचे गति करेगी तो स्थिर रहेगा, ठीक है, स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करो महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है। भाई महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए विजय घाट, ऑप्शन नंबर बी राजघाट, ऑप्शन नंबर सी चैत्य भूमि या ऑप्शन नंबर डी महाप्राण घाट। तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जाओ राजघाट, ऑप्शन नंबर बी राजघाट, ठीक है। और ये कहाँ पे, दिल्ली में। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है। भाई विजय घाट है हमारी विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की। विजय घाट किसकी समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री की। और चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। और महाप्राण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी किस व्यक्ति की पत्रिका है, किस व्यक्ति की। अब देखो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी की, राजेंद्र प्रसाद की या जवाहरलाल नेहरू की या सरोजिनी नायडू की। अब इस पत्रिका को देखते ही कहना ना ज़्यादातर स्टूडेंट किस पे लगाएंगे, महात्मा गांधी, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी आ रही है लास्ट में, लेकिन ये गलत है। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी ये किस व्यक्ति की पत्रिका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, किसकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की और भी पत्रिका जैसे इंडियन डिवाइडेड किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की। कौन सी, इंडियन डिवाइडेड। और सत्याग्रह इन चंपारण भी किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की है, ठीक है। अब देखो जवाहरलाल नेहरू की कौन सी है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी, जवाहरलाल नेहरू की। मेरी कहानी भी किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। और सरोजिनी नायडू की है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा हूँ राष्ट्रगान के गाने का समय लगभग कितना है। भाई राष्ट्रगान को गाने का समय लगभग कितना है, 52 सेकंड है, 50 सेकंड, 48 सेकंड या 65 सेकंड। भाई 65 सेकंड तो राष्ट्रगीत को गाने का समय है, राष्ट्रीय गीत को, किसको, राष्ट्रीय गीत को गाने का समय कौन सा, कितना, 65 सेकंड। और राष्ट्रगान को 52 सेकंड है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जाओ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।